आज का दिन बहुत ख़ास दिन है क्योंकि आज 14 जून है और दुनिया भर में खून अतिया का दिन मनाया जा रहा है। किसी डूबते को देखकर बचाने का ही ख्याल आएगा। वैसे ही अगर कोई मरीज़ अस्पताल में खून की कमी का शिकार है तो हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है कि आगे बढ़कर उसकी मदद करें, खून का अतिया करके उसकी जान बचाने में अपना किरदार अदा करें। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में बुलूगत की उम्र में दाखिल 29% लड़कियाँ, 33% शादीशुदा लेकिन गैर हामला खवातीन, जबकि 38% हामला खवातीन खून की कमी का शिकार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 25 से 30 लाख ब्लड यूनिट्स की सालाना ज़रूरत होती है। अगर सिर्फ 1.3% लोग रज़ाकाराना तौर पर और तसलसल के साथ खून दें तो पाकिस्तान में मरीजों के खून की कमी को पूरा किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ प्राइवेट और सरकारी सतह पर अच्छी स्क्रीनिंग, मेयारी सामान, तरबियत याफ्ता अमला, ये भी इसकी अहम ज़रूरत है। अगर आज हम इस पर बात नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है फिर देर हो जाएगी, ये मसला कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इस पर हम हर 14 जून को बात करते हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि वो वॉलंटियरली अपना जो ब्लड है वो डोनेट करें ताकि इस कमी को पूरा किया जा सके। इस वक्त इंडस अस्पताल से डॉक्टर शबनीज़ मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुकी हैं, जो कि हेड कर रही हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के डिपार्टमेंट को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? आई एम गुड, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आप आज के दिन को मनाने का मकसद तो मैंने बता दिया है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना। बिल्कुल। ऑन ग्राउंड क्या रियलिटीज़ हैं, फैक्ट्स क्या हैं, सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि आप अगर देखेंगे कि हमारे मुल्क में ज़्यादातर जितनी भी फैमिलीज़ होती है उनको कभी ना कभी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, खून की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो उनका अपना कोई रिश्तेदार हो या वो खुद ही क्यों ना हो। जब खून की तलाश करने जाते हैं तो फिर उनको ब्लड डोनर ढूंढने पड़ते हैं। ब्लड डोनर के पीछे भागते हैं तो ब्लड डोनर कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। अगर ब्लड डोनर मिल भी जाता है तो वो खून उसी वक्त अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि उसको प्रोसेस करने के लिए भी आपको 4 से 5 घंटे चाहिए। यानी 4 से 5 घंटे आपका मरीज़ बैठा हुआ है, उसको ब्लड की ज़रूरत है लेकिन ब्लड फराहम नहीं हुआ, क्योंकि वो डोनर अभी आया है ब्लड सेंटर में, वो डोनेट करेगा, खून की टेस्टिंग होगी, सेपरेट होगा, अब उसको कंपोनेंट प्रोवाइड किया जाएगा। उसमें जितना टाइम लगता है, वो जो कॉन्सेप्ट है ना कि हमें जब ब्लड चाहिए होगा तभी हम डोनर को तलाश करेंगे या तभी डोनर आगे बढ़ें और खून दें, ये कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है। क्योंकि हम जो कहते हैं ना, हम कहते हैं रज़ाकाराना खून दें। इस मुल्क की जो पॉपुलेशन है उसमें 60% जितनी भी हमारी यूथ है, यानी सारे यंगस्टर्स हैं जो कि ब्लड दे सकते हैं, उनमें से अगर 30% भी अगर ब्लड देने का तहिया कर लें तो हमें कभी भी खून की कमी नहीं होगी। हमारे ब्लड सेंटर्स में, ब्लड बैंक्स में खून हमेशा मौजूद होगा, अवेलेबल होगा। उस वक्त अगर आप कोई रिप्लेसमेंट डोनर ढूंढेंगे तो वो एक्सचेंज बेसिस पे ब्लड मिल जाता है। सही। मुझे ये बताएगा कि लोग हेजिटेट क्यों करते हैं? लोग हेजिटेट इसलिए कर, बहुत सारी वजह होती हैं। एक तो ये कि खौफ होता है कि हमारा ब्लड निकल जाएगा तो हमें चक्कर आ, एग्जैक्टली बेहोशी। तो सबसे पहला रीज़न होता है बेहोशी। और दूसरा ये कि हमारे जो बहुत ही यंग 17 साल की उम्र में आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, राइट, विद पेरेंटल कंसेंट। अगर माँ बाप अग्री करें तो बच्चा खून दे सकता है 17 साल की उम्र में। 18 साल की उम्र में उसको माँ बाप की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद से खून देता है। 17 साल में जो आपकी वो होती है ना एनर्जी, उस वक्त अगर माँ बाप सपोर्ट कर लें, ये बात समझ जाए कि आपका बच्चा हेल्दी रहेगा अगर वो रेगुलरली ब्लड डोनर बन जाए फॉर एवर, तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पेरेंट्स का आता है कि डरना नहीं है कि आपका बच्चा बेहोश होगा। आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। आपने अपनी फ्लूइड इंटेक यानी पानी खूब पी के आना है, नाश्ता ज़रूर करना है, उसके बाद आप ब्लड डोनेशन के लिए रेडी हैं, आप दे सकते हैं। सिर्फ आपकी न्यूट्रिएंट्स और फ्लूइड आपका सही होना चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं कि आपसे पूछते हैं कि आपको कोई कभी हेपेटाइटिस तो नहीं हुआ, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं? जी, वैसे तो बहुत सारे सवाल होते हैं। हम तो 47 क्वेश्चंस करते हैं, 40 से भी ऊपर, कि बहुत सारी हिस्ट्री होती है। ट्रैवल हिस्ट्री हम ले रहे होते हैं, एक्सपोजर की हिस्ट्री ले रहे होते हैं। एक्सपोजर में ये सारा हेपेटाइटिस, HIV, उसकी सारी एक्सपोजर की हम हिस्ट्री ले रहे होते हैं, दवाइयों की हिस्ट्री ले रहे होते हैं। लेकिन आप देखें ना, 17 साल की उम्र में अगर कोई ब्लड डोनर बन रहा है तो उसमें 99% चांस है कि उसको कोई बीमारी नहीं होगी, वो हेल्दी है। वहाँ से अगर वो ब्लड डोनेशन स्टार्ट करता है, 80% चांस ये है कि उसको लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसने जो ब्लड दिया है ना, उसकी बॉडी, इसका जिस्म नया खून बना रहा है, तो बीमारियां भी उसको बहुत कम चांस होता है कि उसको हो। बिल्कुल, ये हेल्दी है और ये बॉडी का सदका भी होता है अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं। और कहते हैं कि बड़ी ज़ाहिर है इस हवाले से लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है, लोग हेजिटेट फील करते, पता नहीं कहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया कि ब्लड दोगे तो बेहोश हो जाओगे।
वहीं गिर जाओगे, Exactly. पता नहीं क्या हो जाएगा, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, अब मैं आऊँगी स्क्रीनिंग पे। जी, स्क्रीनिंग का अमल हमारे यहाँ पता नहीं किस तरह का है, आप ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं, लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं कि मैंने अपनी जवानी में ब्लड लगवाया था तो मुझे अब हेपेटाइटिस हो गया है, वो भी सी। जी, तो उसमें ये होता है कि ज़्यादातर जो है ना हम जो ब्लड की टेस्टिंग कर रहे होते हैं इस मुल्क में, वो हम किट्स पर कर रहे होते हैं, रैपिड टेस्टिंग कर रहे होते हैं। हमें रैपिड टेस्टिंग नहीं करनी है, हमें CMIA की टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, जो कि आप ऑटोमेशन पे चले जाते हैं, उसमें आप टेस्टिंग कर रहे होते हैं, हेपेटाइटिस B, C, HIV, फिर आप 2 और जरासीम देख रहे होते हैं, मलेरिया और वेरी सिफिलिस। सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन आई थिंक इसमें सबसे बड़ी वजह वही है, जो जड़ है इसकी, रूट कॉज है, जो कि जब ब्लड अवेलेबल ही नहीं होगा कि उसको आराम से इत्मीनान से स्क्रीनिंग करके चेक करके जनाब ब्लड बैंक में सिक्योर कर दिया जाए कि पड़ा हुआ है। जब हाथ के हाथ काम होगा कि यहाँ से निकलेगा वहाँ पे लगेगा, तो फिर वो किट पे ही होगा ना। एग्जैक्टली, क्योंकि ब्लड ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि हमें ताज़ा ताज़ा खून चाहिए। ये हम बहुत सुनते हैं कि हमें ताज़ा ताज़ा खून चाहिए। बात ताज़े की नहीं है, खून कभी भी ताज़ा नहीं मिलता। खून आपको सेफ़ चाहिए कि वो सही टेम्परेचर पर प्रोसेस हो, प्रॉपरली स्क्रीन हो और फिर वो जाके मरीज़ को लगे। दूसरा एक चीज़ जो मैं एक्चुअली कहना चाहती हूँ, हम क्यों रज़ाकाराना खून की तरफ जाते हैं, हम एक्सचेंज डोनर या रिप्लेसमेंट डोनर की बात नहीं करते। उसका रीज़न यही है कि हमने यही देखा है कि जो एक्सचेंज और रिप्लेसमेंट डोनर्स भी है ना, उनमें हेपेटाइटिस B, C, HIV का जो मिकदार है ना, वो ज़्यादा होता है, परसेंटेज ज़्यादा होती है कंपेयर टू वॉलंटरी डोनेशन, रज़ाकाराना खून, जिसमें यूजुअली दे आर फ्री फ्रॉम ऑल डिजीजेस, उनको बीमारियां इतनी नहीं होती। हम जितनी भी अच्छी टेस्टिंग मेथोडोलॉजी यूज़ कर लें, हमारा जैसे कि अगर मुझे आज एक्सपोजर हुआ है हेपेटाइटिस B या C से, अगले 14 दिन तक मैं जितनी भी मेथोडोलॉजी यूज़ कर लूँगी टेस्टिंग की, वो जो 14 दिन है अगर मैंने उसमें ब्लड दे दिया तो आप नहीं डिटेक्ट कर सकेंगे कि वो हेपेटाइटिस B है या C है, और वो ब्लड में होगा और मरीज़ को लग भी चुका होगा। इस वजह से ये भी ज़रूरी है कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना डोनर्स से, उसमें हम 40% डोनर्स को डेफ़र कर चुके होते हैं, 20 से 30 बल्कि परसेंट, कि आपको कोई एक्सपोजर की हिस्ट्री हुई है तो प्लीज़ आप ब्लड नहीं दे सकते। वो रीज़न क्या होता है, हमें पता है कि वो जो विंडो पीरियड है, जो वो 14 दिन का गैप है, उसमें हम ये बता ही नहीं सकते कि उस डोनर को एक्सपोजर हुआ है या नहीं हुआ है। इसीलिए उस वक्त भी जब ब्लड लगा होगा, टेस्टिंग नेगेटिव आई होगी, लेकिन कुछ सालों बाद हेपेटाइटिस C, एग्जैक्टली, सवाल बहुत ज़रूरी है। वो सवाल नहीं पूछना चाहते क्योंकि डोनर भी जल्दी में होता है कि वो कहता है बस आप ब्लड ले लो, मुझसे सवाल नहीं पूछो। वो सवाल ज़रूरी है। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि इसमें क्या चीज़ें होती हैं। अगर से सपोज आई वांट टू डोनेट माय ब्लड, तो मुझे उसमें नंबर 1 तो मुझे स्मोकर नहीं होना चाहिए, ऐसा ही है? बिल्कुल। लेकिन मैंने बहुत सारे स्मोकर्स को देखा ब्लड डोनेट करते हैं। आई डोंट नो कि इसमें वेल स्मोकर का इतना नहीं है, सांस की कोई प्रॉब्लम ना हो, एस्थमा और ये सारी चीज़ें ना हो। इसके अलावा कैंसर की हिस्ट्री ना हो, हेपेटाइटिस B, C, HIV उसकी कोई हिस्ट्री ना हो, जॉन्डिस ना हो, मलेरिया की हिस्ट्री ना हो। उसके अलग अलग डेफरल पीरियड्स हैं कि इसका 3 साल का डेफरल पीरियड है, इसका 1 साल का डेफरल पीरियड है। तो वो सारा एक्सपोजर के बेसिस पे हम डोनर को बता देते हैं कि आपकी हिस्ट्री में ये है, तो आप इतने टाइम तक ब्लड डोनेशन के लिए दोबारा नहीं आ सकते। कुछ डोनेशंस होती हैं जो कि परमानेंटली, जैसे HIV अगर हुआ है किसी को, तो उसमें हम परमानेंटली कह देते हैं कि आप डेफर्ड हैं, आप कभी भी ब्लड नहीं दे सकते हैं। तो ये सारा बीमारी पर डिपेंड करता है, इवन दवाइयों पर भी डिपेंड करता है। अच्छा, अब ब्लड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिन पेशेंट्स को मेरा ख्याल है होती है, वो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं। ये एक कॉन्सेप्ट आ गया है कि थैलेसीमिया के पेशेंट्स को ही ब्लड चाहिए, और यूजुअली मैं ये नहीं कह रही कि उनको ही चाहिए, नहीं, मतलब जाहिर है उनको तो चढ़ना है ना डेली बेसिस पे। तो उनको डेली बेसिस पे नहीं, उनको हर 2 हफ्ते में चढ़ना है, उनकी ज़रूरत है। उसके अलावा थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया के पेशेंट्स हैं, क्योंकि आप लाल खून तो थैलेसीमिया को लगाते हैं, आप जो सफ़ेद खून है वो हीमोफीलिया को दे रहे होते हैं, जो ब्लीड कर, जो उनको खून बहने की बीमारी है। तो 2 चीज़ें, आपके 2 पेशेंट्स का तबका है जिनको ब्लड रेगुलरली चाहिए होता है। उसके अलावा आपके बच्चों का कैंसर, आपको पता है हमारे पास हर साल 800 मरीज़ नए आते हैं बच्चों के कैंसर्स के साथ, और ये ट्रीटेबल है। 85% चांस है कि वो बच्चा बच जाएगा, और वो तब बचेगा। और वो कैंसर किसी भी तरह का होता है? किसी भी तरह का, यूजुअली ब्लड कैंसर्स होते हैं, सारे के सारे। तो ये जेनेटिकली कुछ, ये जेनेटिकली कोई ना कोई म्यूटेशन होती है, कोई हिट होती है जेनेटिकली। एग्जैक्टली, आप जो कहते हैं ना, जब आपके अल्फाज में जेनेटिकली, लेकिन कहने की बात यह है कि ये 85% बच्चे जो बच सकते हैं बच्चों के कैंसर में, जो कहते हैं वो घर घर की कहानी है ये, उसमें अगर ब्लड ना अवेलेबल हुआ ब्लड सेंटर में, इनको कीमोथेरेपी नहीं मिलेगी, यानी दवाई, कैंसर की दवाई। अगर कैंसर की दवाई नहीं मिलेगी, वो कैंसर वापस आ जाता है। तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि ब्लड बैंक में
ब्लड सेंटर में ब्लड अवेलेबल हो, ताकि जब वो बच्चा कीमो के लिए आए उसको टाइम पर हम कीमो दे सकें, क्योंकि आप जब दवाइयाँ देते हैं तो ब्लड काउंट बैठ जाता है, उस वक्त ब्लड चाहिए होता है। एंड दे आर ऑल, ये सब बच सकते हैं बच्चे। तो एक ये मेजर चंक है। गायनोकोलॉजी ऑब्स, खवातीन जो हमल के साथ आती हैं, आपने देखा होगा सारी की सारी मेजॉरिटी उनका खून कम होता है, आयरन डेफिशिएंसी। उनको क्या होता है कि वो शुरू से एंटीनेटल चेकअप पे नहीं आती तो पहले डिटेक्ट नहीं होता, बाद में आती हैं। जब डिलीवरी के टाइम पे आती तो ये होता है ब्लड अवेलेबल नहीं हुआ एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, अवेलेबल, अभी रिप्लेसमेंट, अभी डोनर ढूंढने का टाइम नहीं है, अभी ब्लड चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये कॉन्सेप्ट के अवेलेबिलिटी। कभी कभी तो पता नहीं क्यों लोग, ये भी एक उनके ज़हन में मिसकंसेप्शन है कि भी हॉस्पिटल्स जो है ना वो बड़े जालिम होते हैं, और वो तो कहते हैं पहले ख़ानदान वालों में से बुलाएं, आप इतनी बॉटल्स देंगे तो आपको इतनी बॉटल्स मिलेंगी। तो उस वक्त सम टाइम नहीं अवेलेबल होता कोई, तो वो ब्लड नहीं देते, जब तक आप डोनर नहीं लाएंगे ब्लड नहीं मिलेगा। ये भी जी, वो इसीलिए ना, क्योंकि हमारे पास रज़ाकाराना खून नहीं है। उनके ब्लड सेंटर्स, हमारे यहाँ पर ड्राइव्स होती है, इंडस में एक्चुअली हम ड्राइव्स कर रहे होते हैं, वॉलंटरी डोनर मोबिलाइजेशन ड्राइव्स होती है कि हमारे पास अवेलेबल रहे। तो हम कहते हैं कुछ रेयर ब्लड ग्रुप्स हैं जिसके लिए हमें डोनर ढूंढना पड़ता है, हम वो भी कोशिश करते हैं कि वो वॉलंटरी हो, क्योंकि हेपेटाइटिस बी, सी, HIV के चांसेस कम होते हैं वॉलंटरी में। लेकिन अगर वो ब्लड बैंक्स, वो ब्लड सेंटर्स, अभी कॉन्सेप्ट नहीं है ना नेशन वाइड, कंट्री में भी वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि वॉलंटरी ब्लड दिया जाए। जब उनके पास नहीं होगा तो वो आप जितनी डॉक्टर ने रिक्वेस्ट की है, अगर 2 बोतल खून चाहिए तो 2 डोनर लाओ तो आपको मिलेगा, और तो भी तब नहीं मिलेगा, 6 घंटे बाद मिलेगा। सही। चले जी, अल्लाह करे कि लोग इस चीज़ को समझें कि वॉलंटियरली, कि रज़ा कराना तौर पर आपने ब्लड डोनेट करना है, और अगर आप हेल्दी हैं तो ये आपकी बॉडी का सदका है, आप ज़रूर ब्लड डोनेट करें, किसी की ज़िंदगी बच जाएगी इससे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।